बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हुए बीमार जिनके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, या एक और मिसाल है कि सारी रात रोंदे रहे तो मरिया कोई नहीं। अगर अपोजिशन ने हुकूमत से और हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात करना होते तो फिर इतना हंगामा क्यों बर्पा किया जाता। हाँ साहब तो खुद दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि अपोजिशन से बात नहीं हो सकती क्योंकि वो एनआरओ मांगती है, और अपोजिशन जब भी हुकूमत से मुज़ाकरात की बात करती है तो जवाब यही मिलता है कि किसी को एनआरओ नहीं देंगे। तो इसी वजह से बात अब जल्द से जुलूसो तहरीक और आगे तक निकल गई है। अपोजिशन पिछले 2-2.5 साल मार खाने के बाद अब बाहर निकली है, और पिछले चंद हफ्तों में सियासी तौर पर अपोजिशन ने खासा गेन किया है, खासी मजबूत हुई है। वैसे भी मुज़ाकरात चूंकि किसी ताकतवर और कमजोर में नहीं होते, मुज़ाकरात हमेशा बराबर के लोगों में होते हैं। तो इसी वजह से तो खास साहब अपोजिशन को घास नहीं डाल रहे थे क्योंकि अपोजिशन दीवार से लगी हुई थी। अब अपोजिशन इस पोजीशन में आ गई है तो हर तरफ मुज़ाकरात की बातें होने लगी हैं। तो जहां तक इदारों को इसमें शामिल करने का ताल्लुक है तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये इदारे ही थे जिन्होंने पिछली हुकूमतों पर सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। इदारों को सबसे ज्यादा फिक्र थी कि हुकूमत की मईशत खराब है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं है, करप्शन है, ये वॉट एवर। तो इसलिए अब उनसे अपोजिशन ये गुजारिशात कर रही है कि वो अपनी इस बात पर गौर करें कि जो फैसले उन्होंने किए थे क्या उससे मुल्क का कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो जब तक इस बात का तयन नहीं हो जाता और तजर्बात बंद नहीं हो जाते तो मुल्क मसाइल का इसी तरह शिकार होता रहेगा। और इसलिए बॉल स्टेक होल्डर के पास है क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात भी सबसे ज्यादा उन्हीं ने जाहिर किए थे। देखिए, जिस तरह कौवे को सारी दुनिया सफेद कहती रहे, कौवा सफेद नहीं हो जाता। दिन को अगर कोई रात कहेगा तो क्या रात हो जाएगी, चांद को अगर कोई सूरज कहेगा तो सूरज हो जाएगा। तो बहुत सी चीजें हकीकत होती हैं, हकायक को झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ साहब को कोई इलेक्टेड कहे या सिलेक्टेड कहे या रिजेक्टेड कहे, वो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। तो महज ये कहने से कि चूंकि अपोजिशन उन्हें इलेक्टेड नहीं मानती इसलिए वो अपोजिशन से बात नहीं कर सकते, ये दलील दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन के नाम मानने से क्या वज़ीर आज़म के वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे? वज़ीर आज़म तो है, हाँ सब वज़ारत उज़्मा बैठे हुए हैं, क्या वो वज़ारत उज़्मा एंजॉय नहीं कर रहे? तो मसला ये नहीं कि कोई आपको मानता या नहीं मानता, एक हकीकत है और ये रियलिटी है कि ही इज प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर रियासत का सरबराह होता है। कोई इसे तस्लीम करे या ना करे ये हकीकत नहीं बदल सकती। उसकी आप लाख वजूहात बताए, जी वो यूं आए वो यूं आए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है। अब अगर खास अब चाहते तो क्या हो सकता था, वो सियासी मुखालिफिन को साथ लेकर चल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि वो सियासत को क्रिकेट मैच समझकर खेल रहे हैं और खुद को भी वो अपने आप को अपोजिशन लीडर ही समझते हैं। अब मेरे नजदीक हुकूमत ने ये जवाब घड़ रखा है कि अपोजिशन खास साहब से इसलिए बात नहीं करती कि अपोजिशन उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती, सिलेक्टेड कहती है। तो वो सियासी जमातें जो उन्हें सिलेक्टेड नहीं कहती उनसे खास साहब के कौन सा बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, कौन सा आइडियल ताल्लुकात है। इत्तेहादी भी रोते फिर रहे हैं और मजबूरी का बंधन ना होता तो अब तक शायद बोरिया बिस्तर समेट चुके होते। और आगे बढ़ते हैं, और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की एक किताब मंजर आम पर आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए, जिनमें उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कुछ अहम बातें की है, जिसमें सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने उसामा की हलाकत के बाद जब उस वक्त सदर जरदारी को फोन किया तो सदर जरदारी उस पर हैरान नहीं हुए बल्कि खुश हुए। उन्होंने इस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, जिसका मतलब यह लिया जा रहा है कि पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर अमरीकी ऑपरेशन पर पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं था। इस मौजू पर बात कर रहे हैं इरशाद भट्टी और सना बुच्चा, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। देखते हैं क्या कहते हैं, वॉच दिस। खाता है तो लगाता है तो असास से ज्यादा हैं तो फलाना, ये बनारसी ठग हमारी इज्जत करवाएंगे। और दूसरी बात याद रखें, इस भूखे नंगे मुल्क का, यानी आपको आपकी गाड़ी किसी इशारे पे रुकती है, कोई फकीर आकर दरवाजा खटखटाता है, आप 50 रुपए उसको देंगे तो वो हाथ उठाकर दुआएं देगा, झिड़क देंगे तो वो क्या कर लेगा, क्या रद्द अमल आपको देगा। आपके बारे में नहीं कहा था अमरीकी वकील ने कि ये क्या करते हैं, $50 के एवज क्या बेच देते हैं।
क्या यानी इसके बाद भी आप समझते हैं कि आजाद कौम तो सिविलियन बालादस्ती तो पार्लियामेंट तो पता नहीं क्या क्या बस में है फिलहाल, तो इतना बिगाड़ हो चुका है माजी का। जी सना। भट्टी साहब की बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ मैं। आप ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी की इज्जत नहीं होती, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भूखा होता है वो चोर होता है। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान की यहाँ पर कोई आइडेंटिटी सना बोलेंगे प्लीज। भट्टी साहब आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने यार। मैंने आपकी बात नहीं काटी। बात लंबी हुई थी फिर। जी सलाम। मांगने वाले कौन है? मांगने वाले कौन है सर? मुझे बता देना, मांगने वाले कौन है? किसके पास जाते हैं वो डॉलर्स? कौन इस्तेमाल करता है? कौन से अवामी मफाद के लिए वो इस्तेमाल होते हैं? जरा मुझे बताइए ना। जो डॉलर्स हम लेते हैं कौन लेता है? मैं लेती हूँ, आप लेते हैं। आप बता दीजिए अमेरिका के पैसे कहाँ जाते हैं, किस इदारे पे जाते हैं, किस इदारे पे खर्च होते हैं, उनके साथ कौन असला खरीदता है? आप बात कर रहे हैं मुल्क की अवाम को आप भूखा नंगा कह रहे हैं। हम भूखे नंगे इनकी वजह से हैं, लेकिन भूखे नंगों की भी इज्जत होती है। भट्टी साहब प्लीज, आप इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते। हमारी कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत करवाई गई है और उसको करवाने के लिए हमें लीडर्स की जरूरत नहीं है। वी ऑल स्टैंड ऑन आवर ओन। आप प्लीज ये ना कहें। हम बिल्कुल एक पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, एक इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप हमें इस तरह इंसल्ट करें। किसी भूखे नंगे की इज्जत नहीं होती। क्या अब हर भूखा नंगा चोर होता है? क्या भूखे नंगे की वाकई क्या कोई गरीब की इज्जत ही नहीं है? आप तो ये कह रहे हैं कि गरीब जो गुर्बत में है वो भूखा नंगा है। नहीं, भूखा नंगा ही नहीं। मुझे बता दें जो तमाम तर डॉलर। अब अगर ये क्लिप भारतीय मीडिया के हाथ लगेगा तो वो क्या करेंगे? बड़े खुश होंगे। देखिए, एक सहाफी नुमा शख्स अवाम को भूखा नंगा कह रहा है और सियासतदानों को गालियां दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ खातून सहाफी वो फौज पर डॉलर लेने के इल्जाम लगा रही हैं। क्या ये दोनों पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि इसके पीछे दोनों की कोई बदनीयती नहीं है, लेकिन अकल और दानिश भी नहीं है। वो एक शेर है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। तो जिनके इरशाद भट्टी जैसे तर्जमान और दोस्त हों, उनको क्या किसी दुश्मन की जरूरत है? जुबान के कारीगर और अल्फाज के मिदारियों ने पाकिस्तान की सूरत बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वक्त खुद पे लान तान, मलामत और मातम करके लोगों में मायूसी और बेचैनी पैदा करना और दुश्मन को खुश करना। सबको मालूम है हमारा दुश्मन कौन है। एक ही दुश्मन है, हमारे बराबर बैठा हुआ। चाहे यह हरकत दानिस्ता की गई हो या नादानस्तगी में की गई हो। वो कहते हैं ना कि लिखा हो तो आप मिटा सकते हैं, लेकिन जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता, इस तरह जुबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं होते। वो कैच होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं और फिर दुनिया उसका तमाशा लगाती है। और ये अल्फाज ही होते हैं जो आपके किरदार का तयन करते हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि इंसान का किरदार उसकी जुबान के नीचे छुपा होता है और जुबान ही उसके किरदार को जाहिर करती है। तो बदकिस्मती से हम उस अहद में जिंदा है जहां हमें खुद को लान तान करने, मारने, पीटने और मातम करने के सिवा कुछ नहीं आता। अमेरिकी सदर ने किताब लिख दी, हमारी बेइज्जती हो गई। ISI के एक एक्स चीफ की किताब भारत में छप गई, हमने यहां रोना पीटना और मातम शुरू कर दिया। तो ये मलामती किस्म के सहाफियों ने पाकिस्तान के इमेज को तबाह करके रख दिया। वो कहते हैं ना, लड़ाई बाहर होती है और खवातीन घर में खुद को पीटना शुरू कर देती है, हाय मर गया, हाय हो गया। तो ये हाल है हमारा। इस इमेज को तबाह करने में और भी लोग पीछे नहीं है, सियासतदान हो, इदारे हो, सब इस दौर में लगे हुए हैं। तो प्रोपेगेंडा और महज सियासी मुखालफत की बुना पर हम आज इतने आगे निकल चुके हैं, और कितने निकल चुके हैं शायद मुझ समेत किसी को भी अंदाजा नहीं है। और वज़ीर आज़म से लेकर आम आदमी तक कोई दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात ऐसी नहीं कि जो हम कहे कि जी इसको जाने दो, इस पर बात नहीं करनी, और ना ही हम दूसरे का नुक्ता नजर सुनने के लिए राजी हैं। तो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चले सियासत किसी हद तक बदनाम है तो सियासत पर बातें करते रहे, लेकिन मुल्क के हवाले से और बाकी जो बहुत अहम कौमी मामलात है जिन पर आपका दुश्मन लिवरी लेता है वो तो ना करें। तो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया कुछ भी कहे, हम सारी तोपों का रुख उनकी बजाय अपनी तरफ कर लेते हैं और खुद को ही उड़ाने लगते हैं। तो मेरे नजदीक तो ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है और एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे हैं नून लीग के बयानी के हवाले से। देखते हैं कि उनका क्या फरमाना है। मगर ऐसे इकबाल साहब मगर आप बहरहाल एक बंद गली में हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात करने नहीं है, हुकूमत भी आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। इदारों से पहले कहा जाता है कि जी हमसे राब्ते हुए हैं, हम करेंगे मगर खुफिया नहीं होंगे, मगर फिर इदारों के सरबराहों के नाम दोबारा ले देते हैं नवाज शरीफ साहब। तो इदारों के सरबराहों के पास या इदारों के पास भी आप गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। जब आप कहते हैं हुकूमत के पीछे से हटें, आप खुद सबको भी बंद गली में डाल रहे हैं, खुद भी बंद गली में जा रहे हैं। नहीं, बंद गली नहीं है। देखिए, एक बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, पहले भी आपसे बात हुई थी। पाकिस्तान इस वक्त खुद एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया गया है। 2018 की जो एक बंदोबस्त लाया गया था, क्योंकि ये लोग अनाड़ी थे, ना तजुर्बेकार थे, मुल्क नहीं चला। इस वक्त पाकिस्तान बंद गली में है। हमने पाकिस्तान को इस बंद गली से निकालना है और पाकिस्तान को जो पिछले 72-73 साल का निजाम चल रहा है उससे निकालना है, उसके मलबे से, उसके बोझ से निकालना है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलसल 5-10 साल के बाद एक दोबारा क्राइसिस पैदा हो जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि यहां पर एक बंदोबस्ती निजाम चल रहा है। यहां पे आइन के मुताबिक हुकूमत को नहीं चलने दिया जा रहा, ना आइन के मुताबिक जमहूरियत को चलने दिया जा रहा है। हर इदारे को अपना काम करना है। पार्लियामेंट अलहदा काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, फौज अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, जो प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे। एक पॉजिटिव सिनर्जी आइन के तहत जो स्कीम है उसको हम क्रिएट करें, क्यों नहीं कर। एक तरफ तो अपोजिशन हुकूमत को घर भेजना चाहती है और दूसरी तरफ यह भी चाहती है कि किसी भी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से घर ना भेजा जाए। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इदारे ये कह रहे थे कि हुकूमत नहीं चल रही, मईशत नहीं चल रही। अब इमरान खान की हुकूमत है तो सियासी जमातें ये बात कर रही हैं कि हुकूमत नहीं चल रही। तो ये बिल्ली चूहे का खेल है जो कई साल से जारी है। अब इसमें जो मोटा मोटा फर्क है वो ये है कि पिछले 10 साल जो पॉलिटिकल हुकूमतों ने मुकम्मल किए वो इस मुआहिदे के तहत ही पूरे किए थे कि किसी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से नहीं गिराया जाएगा, ना ही किसी तीसरे को यह मौका दिया जाएगा कि वो हुकूमत को गिराए, और ना ही एक सियासी जमात किसी दूसरी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा एक तीसरी जमात की सूरत में सामने आया। एक तीसरी जमात तैयार की गई। खान साहब पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे, मैदान में मौजूद थे, एक अच्छा फेस थे, पॉपुलर लीडर थे, तो उन्हें ताकत के इंजेक्शन लगाकर हुकूमत थमा दी गई। इस वक्त 11 सियासी जमातें इस फैसले के खिलाफ जमा हो चुकी हैं। चूंकि इस हुकूमत को आईनी और कानूनी माना नहीं जा रहा, इसलिए इसे हटाने के लिए ये ऑप्शन इख्तियार किए जा रहे हैं जो इसे गैर आईनी समझते हैं। और अगर गैर जायज होकर देखा जाए तो महज 2 सियासी जमातों को इक़्तिदार से बाहर करके मुल्क को फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है और जीडीपी सुगड़ कर रह गई है। मौशत और महंगाई के हालात सबके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं और वज़ीर के मावरी खसूसी हैं अली नवाज ऐवान। देखते हैं कि उनका मौज़ू सुखन क्या है। वॉच अली नवाज ऐवान। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात अली नवाज ऐवान साहब, इज्जत करें। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड रहे, उनकी इज्जत करें। भेजा भी आपने बाहर, ऊपर से बातें भी आप लगा रहे हैं, जिनके मंसूबों में तख्तियां लगाते हैं। हाँ, अब आप इज्जत करें, बस इज्जत के अलावा मैं कुछ सुनूंगा। अब आप बोलें। इनको आती नहीं क्योंकि इनके वजीर आज़म सेलेक्टेड वजीर आज़म को इज्जत करनी नहीं आती। अवान साहब को सुनने जरा। अच्छा मरियम, थोड़ा सा मुझे भी बात कर लेने दो। इज्जत करनी है आपने, इससे आगे बात नहीं करने दूंगा आपको जी। अब मरियम ने देखे, मैं ये नहीं कह रहा कामरान भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने पूरी बात मेरी सारी रिपीट निकाल के देख ली। मैंने एनआरओ की बात ही नहीं की, मैंने कोई एनआरओ की बात नहीं की, मैंने ये कोई बात नहीं की कि भाई जी इनके बिहाफ पे साफ ही गए थे। भाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप मफरूर जो जिसने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, क्या जब हम फैसला देंगे क्या सिर्फ एक मफरूर के लिए होगा, वो सबके ऊपर अप्लाई करेगा। आर्टिकल 19 देख लें, उन्होंने ये कहा। इनके अंदर से खुद ही नवाज शरीफ बाहर आ गया। वो 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में चोरी की है, बैंक बैलेंसेस बनाए हैं। एवनफील्ड का केस उनके ऊपर साबित हुआ है। वो उसी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में बैठ के आज तकरीरें करते हैं। हम उन्हें कहेंगे ये चोर हैं, हम कहेंगे ये मफरूर है, अदालतें कह रही, हम भी कह रहे हैं। तो यार वो साफी इंडिपेंडेंट साफी गए हैं वहां पे, जो भी गए थे और एंकर्स, उनको भी आपने जोड़ दिया इनके साथ, नून लीग के साथ जी।
जी जी आपसे पूछ रहा हूं भाई जी। फिर इन्होंने थोड़ी इकोनॉमी की बात की है। आपको पता है 17 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। पाकिस्तान में 1.2 बिलियन करंट अकाउंट क्योंकि इकोनॉमी को ताला लगाया है। 20 अरब डॉलर का जो खुदा का वास्ता है छोड़ चुके थे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। अच्छा ऐवान साहब मेरे पंजाबी की एक मिसाल है कि टगे दी आमदनी ते मिंट दी वेल ने, यानी आमदनी है नहीं और फुर्सत भी नहीं है। इकोनॉमी ठप करके ये कहा जाता है कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। अब सवाल यह कि क्या करंट अकाउंट जो है वो इसलिए सरप्लस हुआ है कि आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है? अगर तो अकाउंट सरप्लस होने की वजह आमदन में इजाफा है तो फिर इसके असरात आम आदमी तक पहुंचने चाहिए थे, लेकिन आम आदमी तो अभी तक महंगाई में गर्दन तक फंसा हुआ है। तो आमदन में इजाफा उस सूरत में होता अगर आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ती, तो हुकूमत की टैक्स कलेक्शन तो पिछली हुकूमतों से भी काफी नीचे है। एक्सपोर्ट ड्यूटी में अगर इजाफा होता, अगर हुकूमत नए प्रोजेक्ट लगा लेती, लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आता, तो इनमें से तो कोई काम नहीं हुआ। 2016 में करंट अकाउंट सारा 2.4 बिलियन डॉलर था, जबकि आज 1.2 बिलियन डॉलर सरप्लस होने पर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। तो सादा सी बात है, जब मौशत बेहतर होती है तो इसके असरात नजर आते हैं। अगर असरात दिखाई नहीं दे रहे तो समझ ले महज तिफल तसल्ली है। बीवी को आप मेके भेज दें, बच्चों को स्कूल से उठा लें, बिजली और गैस के कनेक्शन कटवा लें, गाड़ी को गैरेज में खड़ा कर दें, कोई अगर एक आध मुलाजिम रखा हो तो उसे भी फारिग करके अगर कोई बंदा ये कहे कि उसने अपना खर्चा कम कर लिया है या उसकी आमदन में इजाफा हो गया है, तो ऐसे बंदे को लोग पागल नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोरोना के हवाले से बताएंगे आपको, और उसके अलावा पेशावर में मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा है उसके हवाले से एक अहम इत्तला आपको देंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। काबीना और उसके हुजूम और अखराजात के हवाले से आजकल बहुत से सवाल उठ रहे हैं और वज़ीर के मामून खुसूसी आमिर डोगर इस पर बात कर रहे हैं। हामिद मीर के साथ देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। तो 51 रुकनी काबीना का आपने दिखाया, मैं भी आज कैबिनेट में अपना चार्ज लेकर आया हूं और लिख कर आया हूं। इसमें मेजॉरिटी जो ऑनरेरी जिस तरह है मैं हूं और बाकी मिनिस्टर्स ने और मावने खुसूसी ने कोई वो तनख्वाह नहीं लेते। अच्छा। ये 51 जो वजीर हैं इनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जो इस हुकूमत के खजाने पे बोझ नहीं है। अच्छा। ना मराहत है ना कोई पर्सनल प्रिविलेजेस है, ये बड़ी ओपन बात है। मैं भी बतौर वज़ीर आज़म की टीम का कैबिनेट के मेंबर के तौर पे कोई तनख्वाह नहीं लूंगा। तो ये जो है ये है तब्दीली। नहीं आप और पिछले 4 सालों में आज मुझे 5 साल बताया गया। मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन जो 18 लोग हैं, 5 मशीर और 13 जो बाकी लोग हैं, यानी कि 18 जो गैर मुंतखब लोग हैं, दफ्तर तो है उनके पास, गाड़ी भी है, दफ्तर में स्टाफ भी होगा, तो थोड़ा बहुत बोझ तो बनते हैं वो सर। लेकिन देखें पिछले 5 साल से कोई कैबिनेट डिवीजन ने नई गाड़ी नहीं खरीदी, कोई वजीरों और मशीरों पे माजी की हुकूमतों की तरह अल्लाह तआला पे करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया, बल्कि अखराजात कम हुए। वज़ीर आज़म हाउस के काबीना के वजीरों के मशीरों के आप इस पर पूरी एक रिपोर्ट बना के 2 सालों में मैं चाहूंगा जो हुआ आप चेक करें और माजी की हुकूमतों और काबीनों पर होने वाले अखराजात से इसको मुआवजा करें। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और बड़ा विजिबल डिफरेंस है। ये करोड़ों में सेविंग हुई है, कोई ये लाखों हजारों की नहीं है। अच्छा, हाँ साहब से गुजारिश ये है कि अपनी और काबीना की तरह डबल कर लें, बल्कि 4 गुना कर लें। जो तनख्वाह नहीं लेते उन्हें भी तनख्वाह दें, मगर खुदा के लिए कुछ काम भी कर लें। काम करेंगे तो मुल्क की आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ाने के लिए तो एक भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके बरक्स कभी रोजगार में कमी, कभी रुपए की कदर में कमी, ग्रोथ रेट में कमी, अब टैक्स वसूली में कमी। तो किसी को इस बात पर एतराज नहीं कि काबीना के अखराजात ज्यादा है या सिर्फ गाड़ियों और उसके ईंधन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बिजली के बिलों और दफ्तरों के अखराजात, स्टाफ और प्रोटोकॉल पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद
कौम को ये भाषण कि हमने अखराजात कम कर दिए, ये एक भयानक मजाक से कम नहीं है। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है या लतीफ़ा है कि किसी पहलवान के आगे खाने के लिए 40 रोटियां रख दी, तो उसने कहा कि आपने तो मुझे भूखा नंगा ही समझ लिया, मैं कोई पेटू हूं, तो एक रोटी कम कर दो। तो 39 रोटियां खाने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि वो पेटू नहीं और ये कहे कि वो तनख्वाह नहीं लेता, तो उसके अमले, प्रोटोकॉल, दफ्तर के खर्चात, गाड़ियों तक के खर्चात, ये सब कौन देता है? ये तो अवाम के टैक्स से जाते हैं, या वो भी फाजल वुज़रा और मुशीरान अपने पल्ले से अदा करते हैं। तो वैसे भी जो लोग तनख्वाह नहीं लेते उनके बारे में लोग अच्छा तासुर नहीं रखते। लोग ये कहते हैं कि जो तनख्वाह नहीं लेता वो कहीं और से माल कमाता है। तो बराए मेहरबानी तनख्वाह जरूर लें और काम भी करें ताकि आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। पाकिस्तान में बहुत चर्चा है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, हुकूमत इस सिलसिले में कानून साजी भी कर रही है, इस पर डिबेट भी हो रही है। अरशाद भट्टी तजिया निगार है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वो अरशाद भट्टी साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे, जो चीजें इसमें कहा गया है, जो ऑफेंसेस हैं, उसकी रेगुलेशन ठीक है, अगर करनी है कैसे हो सकती है और डिफाइन कौन करेगा हमारे लिए? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये जो शरायत वाला, ये जो सोशल मीडिया वाला बन गया है, ये जो बनाना चाह रहे हैं, ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। पहली ये बात है कि मिसाल के तौर पे नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करना, सोशल मीडिया कंपनीज को कहना दफ्तर पाकिस्तान में कायम करें, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक राब्ताकार दफ्तर जो उनसे राब्ते में रहेगा वो कायम करना, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया कंपनियों को कहना कि अपना सर्वर बनाएं, ऑनलाइन डेटा से तक हमें रसाई दें। ये हो पाएगा कि नहीं? दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये कर पाएगी कि नहीं, यानी उसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालतें भी हैं, कोई अदालत में चला गया तो फैसला क्या आएगा, और नीयतों के भेद अल्लाह जानता है। इनकी क्या ये जो करने जा रहे हैं ये मिस यूज तो नहीं होगा, ये भी एक पहलू है। लेकिन मैडम शेख, मैं इसके हक में हूं। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, गालम गलूच पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, पगड़ी उछाल पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, झूठिस्तान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, इल्जामिस्तान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। हमारे यहां कल्चर बन गया मैडम शेख, एक गीबत को कल्चर, झूठे इल्जाम लगाने, हद के इज्जत में, यानी कोई रेड लाइन होनी चाहिए, कोई एक जगह होनी चाहिए। बिल्कुल हम माओ बहनों तक पहुंच जाते हैं, घर उजाड़ देते हैं। अंदाजा लगाए कि क्या कौन रहा है, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, दूसरों की पगड़ी उछालना, इल्जाम तराशी और झूठ में पीएचडी करने वाले ये मुतालबा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दें। सोशल मीडिया ना होता तो यकीन करें इस वक्त तशद्दुद की सियासत हो रही होती। जिन मुल्कों में इजहार राय के मौके नहीं है, तो वहां आप देखें किस तरह इंतहा पसंदी फैली हुई है। लोगों को इजहार राय का मौका ना मिले, बात कहने और सुनने पर पाबंदी लगा दी जाए, तो माशरे घुटन का शिकार हो जाते हैं, और जब घुटन बढ़ती है तो लोग असला उठा लेते हैं, तशद्दुद और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के रास्ते खुल जाते हैं। तो शुक्र करें यहां सियासत को भी और माशरे को भी सोशल मीडिया ने तशद्दुद से बचा रखा है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल लेते हैं, अपना कथारसिस कर लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जिस पर लोग अपने ख्यालात की अच्छाई हो या बुराई हो दोनों उगल देते हैं। आप सोशल मीडिया पर जितनी पाबंदी लगाएंगे उतना ही सोसाइटी का नुकसान करेंगे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया जाहिर है पहले से पाबंदियों की जद में है, तो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद की आप टीवी पर तकरीर नहीं चला सकते, हालांकि वो अपनी जान को बचाने के खतरे के पेश नजर बाहर बैठे हुए हैं। तो चूरन बेचने वाले महदूद सोच के मालिक हैं, जो कहते हैं खुद भी उस पर अमल नहीं करते, जिनका अपने कौलो फेल दुरुस्त नहीं है। तो सोशल मीडिया मेरे नजदीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग कथारसिस करते हैं। अब मसला क्या है? अब मसला सिर्फ यह है कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है, खासकर खास साहब ने हुकूमत में आने के बाद, कि लोग सोशल मीडिया को ही मीडिया समझते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया क्या होता है। तो सोशल मीडिया कोई असल मानकर चल रहे हैं, जहां खबर की ना कोई तस्दीक हो सकती है ना तरदीद हो सकती है, जिसके मुंह में जो आया उसने वहां पे लिख दिया और उसके बाद फिर चल सो चल। तो वहां पे इस किस्म के जराए मौजूद नहीं कि आप वहां पे कोई तस्दीक तरदीद कर सके।
तो असल में जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया, हर मुल्क में मेन स्ट्रीम मीडिया ताकतवर होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया की कई बात को लेकर सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है, यहां उल्टा हिसाब है, सोशल मीडिया की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस होती हैं और लोग सोशल मीडिया की आड़ में अपनी बात कहते हैं, वरना शायद वो भी ना कह सके। तो अगर जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया को इज्जत नहीं दी जाएगी, सोशल मीडिया उस वक्त तक जो है वो हावी रहेगा और सोशल मीडिया पर फिर जो कुछ होता है वो बहुत से लोगों की नींद उड़ती है। हालांकि वो पहले ये कहते थे कि हम आए उसकी वजह से। अब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में सोशल मीडिया की हुक्मरानी के हवाले से कवायद नाफज यानी नोटिफाई किए जाने के एक रोज बाद जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो ये कहती है कि इन कवायद ज़ाबित के बाद पाकिस्तान में हम काम जारी नहीं रख सकते। यानी जो सोशल मीडिया कंपनी है, अब नए कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को रोकना, उन्हें हटाना, तरीक़ेकार, निगरानी और हिफाजत के कवायद 2020 के अनुमान से इलेक्ट्रॉनिक जुर्म की रोकथाम के लिए एक कानून वज़ा किया गया है। तो ये जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, जो बहुत सी सोशल मीडिया कंपनियां हैं और खासकर एशिया इंटरनेट इत्तेहाद AIC, उन्होंने इंटरनेट कंपनियों को हदफ बनाने वाले नए कानून के दायराकार के साथ साथ हुकूमत के इस मुबहम इक़दाम के बारे में भी खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके जरिए ये कवायद तैयार किए गए। तो अब सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सोशल मीडिया ऑपरेट करती, वो पाकिस्तान से में अपना काम करने को तैयार नहीं है। तो ये हो रहा है और अगर आप इस तरह आज़ादी इजहार के मौके कम करेंगे तो फिर इसके जो नताइज होंगे वो फिर आपने अरब कंट्री में पहले देख रखे हैं। आज के लिए कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबर हो तबसो तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस मौजूद है। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें।